हेलो फ्रेंड्स, यूपी पीईटी 2022 क्वेश्चन पेपर में इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें 5+5 क्वेश्चन एंशिएंट और मेडिवल से आएंगे और 5 क्वेश्चन मॉडर्न से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज कॉपर वॉज फर्स्ट यूज, यानी फर्स्ट टाइम हमारे इतिहास में कॉपर कब यूज हुआ था। ऑप्शन ए मेसोलिथिक एज, ऑप्शन बी कैल्कोलिथिक एज, ऑप्शन सी पैलियोलिथिक एज, ऑप्शन डी नियोलिथिक एज। राइट आंसर इज कैल्कोलिथिक एज, यानी चैल्कोलिथिक एज भी आप इसे कह सकते हो, यानी ताम्र पाषाण काल। इस एज में ह्यूमन ने पाषाण के यानी स्टोन के साथ साथ ताम्र यानी तांबा भी यूज करना स्टार्ट किया था, और तांबा पहला धातु था, ऐसा फर्स्ट मेटल था जिसे हमारे इतिहास में यूज किया गया था। ठीक है, चलो इसके साथ ही कुछ और स्पेशल फीचर्स भी देख लेते हैं जो ऑप्शन बचे हुए हैं। मेसोलिथिक एज की बात करते हैं। मेसोलिथिक एज को माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो वेपन्स थे वो आकार में बहुत छोटे होना शुरू हो गए थे, क्योंकि क्लाइमेट गर्म हो गया था पैलियोलिथिक एज के कंपेयर में, और ग्रासलैंड उग गए थे जिसको खाने के लिए छोटे छोटे जीव जैसे खरगोश हो गए, बकरियां हो गई, ये पैदा हो गए थे, और इनका शिकार करने के लिए जो वेपन्स का साइज़ था वो छोटा हो गया था। सो दैट मेसोलिथिक एज को माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन तीसरा देखो, पैलियोलिथिक एज की क्या खास बात थी। पैलियोलिथिक एज में ह्यूमन जो था वो आग से परिचित था। और वहीं पे बात करते हैं नियोलिथिक एज की, तो नियोलिथिक एज में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। पहला, ह्यूमन ने पशुपालन शुरू कर दिया था, जिसे शिकार के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। अब हमने क्या किया कि पशु को पालना स्टार्ट कर दिया था। तो पहला पशु हमने अपने सिक्योरिटी के लिए पाला था, वो था कुत्ता। ठीक है, दूसरा काम हुआ था इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन कि हमने अपना क्रॉप प्रोडक्शन खुद शुरू कर दिया था, यानी कि कृषि यानी एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ था, नियोलिथिक एज में। हमने प्रकृति में अपने अनुसार परिवर्तन प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, चलो राइट आंसर क्या है, ताम्र पाषाण युग। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लेसेस, यानी प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी पाटलिपुत्रा। राइट आंसर क्या है, राजगीर। राजगीर का एक नाम गिरिब्रज भी है, गिरिब्रज। ठीक है, राजगीर जो था वो मगध की फर्स्ट कैपिटल था। मगध जो 16 महाजनपद में सबसे समृद्ध और बृहत महाजनपद था, उसकी प्रथम राजधानी क्या थी, राजगीर या गिरिब्रज। और उसकी दूसरी राजधानी क्या थी, वैशाली। और उसकी तीसरी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्रा। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई, राजगीर या गिरिब्रज। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, वैशाली। और तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्रा। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है, तो राइट आंसर आपको मिल गया। सो आंसर में भी राजगीर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, निम्न में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। जब हम अशोक के अभिलेख की बात करते हैं तो उनके अभिलेखों में सम्राट अशोक डायरेक्ट नाम यूज कम हुआ है, जबकि देवनाम प्रियदर्शी शब्द ज़्यादा प्रयोग हुआ है, अर्थात वो देवताओं को प्रिय थे, ऐसा उन्होंने अपने अभिलेख में उल्लेख करवाया है। इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी सम्राट अशोक। ठीक, चलो क्वेश्चन आंसर क्या है, सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 4, संगमरमर पर पिट्रा ड्यूरा क्या है, रंगीन पत्थरों की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है शाहजहां। इनके समय में वास्तुकला चरम पे थी, तो घरों को सजाने के लिए यानी कि इमारतों को सजाने के लिए इस प्रकार की जो कलाकारी थी वो बहुत ज़्यादा चरम पे कहा जाएगी, शाहजहां के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में निम्नलिखित में से किसका शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 31 दिसंबर सन 1600 में, और इस समय भारत में मुगल डायनेस्टी के शासक थे अकबर। अकबर की मृत्यु होती है 1605 में। तो अगला कभी प्रश्न बनता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत में शासक कौन था, तो उसमें क्या हो जाएगा, शासक अकबर। और सम्राट कौन, साम्राज्य किसका था, मुगल साम्राज्य था। ठीक, चलो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कैप्टन हॉकिंस भारत में आते हैं 1608 में, उस समय 5 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो जहांगीर आ जाते हैं सत्ता में, तो उस समय मुगल सम्राट कौन रहेगा, जहांगीर। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 6 है,
भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? भारत में प्रॉपर्टी जो था वो बहुत अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट था, आज भी है। बहुत कम लोगों के हाथ में ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ज़्यादा लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो प्रॉपर्टी यानी भूमि का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कम करने के लिए महात्मा गांधी और विनोबा भावे ऐसे लोगों का जो उदारवादी टाइप के हैं, उनका ये कहना था कि लोगों को हमें इस प्रकार जागरूक करना चाहिए कि वे स्वेच्छा से अपनी भूमि दान कर दें। तो इसी क्रम में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था 1956 में, 1956 में आज़ादी के बाद, ताकि जो लैंड है जिसके पास ज़्यादा है वो गरीबों में बांट दे। साउथ इंडिया में इन्होंने शुरू किया था, तो इसका बहुत फ़ायदा भी मिला था। बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो भूदान आंदोलन किससे जुड़ जाएगा? विनोबा भावे से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्न में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? महात्मा गांधी का उस समय ये था दांडी मार्च की अंग्रेज़ों का हिंसात्मक जो स्थिति है वो बढ़ रही है, तो यदि महिलाएं भी इसमें जाएंगी तो हिंसा का शिकार वो भी हो सकती हैं। तो सामाजिक कार्यकर्ता थी उस समय कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने उन्हें सजेशन दिया कि यदि महिला भी इसमें शामिल होती है तो आंदोलन का प्रारूप बहुत बड़ा होगा और महिला सशक्तिकरण भी बढ़ेगा और आज़ादी में इनका इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगा, जिससे देश की मजबूती बढ़ेगी। दोनों पिलर यानी ह्यूमन में पुरुष और महिला साथ साथ चलेंगे, इस इक्वालिटी भी स्टेबल करेगा। ऐसे कई सारे डायमेंशन के साथ उन्होंने महात्मा गांधी को ये सजेशन दिया था कि दांडी मार्च में महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो जब महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया था तो इन्होंने अपना जो नेतृत्व करता था वो सरोजनी नायडू को डिक्लेयर किया था, फीमेल को। ठीक है, तो इसमें कमला देवी चट्टोपाध्याय का रोल बहुत ज़्यादा था। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। दांडी मार्च 1930 में हुआ था। 1930 में जब महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ो किया था। तो इसके बारे में मैं क्लास में डिस्कस करूँगी, मैं क्लास लूँगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्न में से किस क्रांति के साथ हुई? राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म कब सबसे पहले लोगों के अंदर आया? किस रिवॉल्यूशन में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ? ऑप्शन ए औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन बी अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन सी रशियन रिवॉल्यूशन, ऑप्शन डी फ्रांसीसी क्रांति। तो जो रशियन रिवॉल्यूशन है वो स्टार्ट होता है 1789 में, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय ही जो नेशनैलिटी यानी कि राष्ट्रीयता चीज़ की पहली बार अभिव्यक्ति हुई थी। ठीक है, इसी समय बंधुत्व, समता जैसे विचार भी प्रभावित हुए थे। तो इसमें जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की खास बात है वो यही है कि नेशनैलिटी फर्स्ट टाइम कहाँ इंट्रोड्यूस हुई थी? रशियन रिवॉल्यूशन में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। रशियन रिवॉल्यूशन आ रहा है। रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1917 में, और अमेरिकी क्रांति की बात करेंगे तो अमेरिका को आज़ादी मिल गई थी 1776 में। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति। सभी क्रांतियों के बारे में पढ़ना है, ये हम बताएंगे आपको। ठीक, राइट आंसर क्या है? फ्रांसीसी क्रांति। अभी वो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो मैं शॉर्ट कर रही हूँ उसको। क्वेश्चन नंबर 9, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से अलग कर सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? बम्बई, जब आज का जो महाराष्ट्र है उसमें सूरत वाला सेक्शन भी शामिल हो गया था, एमपी और इधर साउथ कर्नाटका के हिस्सा का कुछ सेक्टर शामिल हो गया था, तो उसको बम्बई प्रांत कहते थे। तो बम्बई प्रांत से सिंध प्रांत को अलग किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। स्वतंत्रता आंदोलन, वेवेल योजना, क्रिप्स मिशन, इस सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग क्लास में। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? ये दिया था लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक, इनका उद्देश्य था कि चूँकि ब्रिटिशर्स ने अपनी राजधानी दिल्ली में डिक्लेयर कर लिया था, मुग़ल अपनी सत्ता दिल्ली में बैठाए थे, तो दिल्ली में ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स को हटाना था तो हमको पहले दिल्ली पे कंट्रोल करना पड़ता है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था दिल्ली चलो, फिर ब्रिटिशर्स को हटा के फेंकेंगे और फिर हम अपनी सत्ता स्थापित करेंगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा बी। थैंक यू।